नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गुनाहों का देवता का 22वां अध्याय। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिनती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुत शिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत के कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियों, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुत शिकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है, ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई, उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हों। बिनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहां बुला लेती, लेकिन यहां बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिनती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कॉन्वोकेशन नजदीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कॉन्वोकेशन की फोटो खिंचवाकर जरूर भेजना। क्या तुमने बिनती का कुछ मन दुखा दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, माँ का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था।
मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच में कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूंगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वह तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंद्र की इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था, और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, ना जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूं चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं, तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी, सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूं कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूं। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूं, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूं, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूं। कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थीं और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने
लॉन पर टहल रहा था। दो छोटे छोटे पिल्ले दूब पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अकेला घर भी है, उसने भी उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई। डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जबान से। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, ये ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधन। पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था। सोचा देखती आओ। क्यों कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई। मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बर्डी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली ये सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों, तो बोली इससे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा, वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूं। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा। पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर सिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमारी लौट आया है तुम पर तो। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूं। हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाव में एक नया संगीत सुना कपूर, मासलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूं। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूं। सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लो, तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें?
और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वास आंदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है। अपने को पम्मी बोली। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है। वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूं, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझसे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिज्म एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है। पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस, मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूं। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतः संघर्ष की उलझन का नाम है। पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं। चलो, 9:30 से मैटिनी है। आओ देख आए। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर। पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होंठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपा कर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो। पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होंठों से खेलती रही। साथ चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू के सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। ऊबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपिया पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्याम यौवन का उभरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहां पूजा दीप बुझ गया था, वहां तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी शमा झिलमिला उठी थी। जहां फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहां पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता।
प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कॉन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए हैं? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डी लिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूं, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो? क्यों, महाराजन ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी वैसे ठीक ठाक हो गई? बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहां? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थीं और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा आओ, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बता रहा भाग में ओही भवाब। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तो जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बिटिया ना दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रोदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो, अब रोए रोए के काहे जीव हलकान करत हूं। गुणवंती बिटिया बाए, हजारन आए के बिटिया के लिए घोड़े गिरही, अपना एकांत हुई के बैठो। महाराजन ने पूड़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजन? चंदर ने पूछा। महाराजन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मन और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वो था इंटरफेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंती को उठवा दिया।
फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। ई उन्हें हुआ गंवार है, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए के बिनती को उठवाए लीन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाई? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछेगा ई का? इतना पढ़ लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा होई ओका वही मिली ना। लड़कियन को निबाह करे चाहिए कि शकल देखे चाहिए। अब इन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजले में देखा रहा। जैसे भाग में रहा तैसा होता। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थीं। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़ावे ब्याह न करवे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई, कुलबोरनी कुलच्छिनी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। ये वही बिनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली। अब बहुत जवान चले लगी है। कौन है तोरजे के बल पर ही चमक दिखावत है? हम काट के धर दे तो के बताए दे थी। मुंह झौंसी ऐसी न होती तो काहे ई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हवा का खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है। अपनी मां को क्या कह रही है? छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर। चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है सब? तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? हैं बिनती है, क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली। मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी, अच्छा अच्छा, जाओ चंदर। डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बुलबे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो और इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम तुम लोगन की शकल ना देखबे। हम मर जाए तो चाहे बिनती को पढ़ायो, चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आंख से ना देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रोदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। तो मित्रों, ये था गुनाहों का देवता का 22वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।